हेलो एंड मोस्ट वेलकम। तो हम लोग आज पोरीफेरा के साइकॉन को पढ़ेंगे। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। इसको अर्न स्पंज भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्काइफा साइकॉन, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो ये फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। क्लास वही कैलकेरी रहेगा, लेकिन ऑर्डर अब की बार होमोसीला की बजाय हेटेरोसीला होगा, यानी इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। फैमिली साइसेटिडी है और इसे साइकॉन या स्काइफा भी कहते हैं। इसको कॉमनली अर्न स्पंज कहते हैं क्योंकि ये पानी रखने वाले बर्तन अर्न की तरह दिखता है। इसको क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। तो ये दोनों कॉमन नेम्स आप याद रखेंगे, अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज। हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो ये मराइन होते हैं मैक्सिमम, सेसाइल कॉलोनीज़ होती हैं और सबमर्ज्ड रॉक पे होल्ड फास्ट, जहाँ नीचे की ओर बेस की ओर रहते हैं वहाँ से ये अटैच रहते हैं। और जहाँ पे वेव एक्शन नॉर्मल रहता है, बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और मिलते हैं। सो दे थ्राइव वेल वेयर वेव एक्शन इज़ नॉट टू स्ट्रांग एंड एट लो टाइड मार्क। सो दिस इज़ व्हाट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल लिकोसेलेनिया जैसा दिखता है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है यहाँ पे। खासकर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। बर्ड बिल्कुल वहीं पे होगा, बेस के पास, बेस से ही बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ब्रांचेस इसमें भी हैं। सो दिस आर द ब्रांचेस, ब्रांचिंग टेक्स प्लेस। इनमें ऊपर का जो पोर है आपको ईजिली देखने को मिल रहा होगा, और इस पे स्पिक्यूल्स बहुत इजीली आउटर सरफेस पे स्पिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपर के पोर को हम ऑस्टिया कहते हैं, डर्मल ऑस्टिया कहते हैं, और जो बाहर कैलकेरियस कांटे निकले हुए स्पिक्यूल्स होते हैं, ये सबस्ट्रेटम है जो कि लगभग पत्थर ही होता है क्योंकि ये समुद्र में होते हैं। ऊपर जो माउथ लाइक ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, और इसके अगल बगल भी कैलकेरियस कांटे सीधे सीधे खड़े मतलब मिलते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। मोनो एक्सॉन होते हैं नॉर्मली वो, जो मिल करके ऑस्कुलर फ्रिंजेस बनाते हैं। सो दिस इज, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पंज का, साइकॉन का। अब देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इस तरह से वेव लाइक मोशंस का ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, वेव लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए होमोसीला नहीं है, हेटेरोसीला है। होमोसीला होता तो बिल्कुल ये सीधा होता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो अब क्या है कि एक कैविटी तो यहाँ बीच में है ये सील, जिसको कैविटी कहते हैं। दूसरी कैविटी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये है ना, मॉडिफिकेशन की वजह से हर एक जगह आपको ये कैविटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो ये जो कैविटीज़ हैं, अब दो तरह की कैविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे, इसीलिए ये किस में आ गया, हेटेरोसीला ऑर्डर में। इज इट क्लियर है। ऑस्कुलम कुछ स्पेशल सेल के बनावट से ढका रहता है, स्पिंक्चर लाइक फॉर्मेशन होता है, और उसके ऊपर मोनोक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं जो ऑस्कुलर फ्रिंजेस को बनाते हैं। तो बाकी सारी की सारी कहानी वैसे ही है, बस यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको बढ़े हुए मिल जाएंगे लिकोसेलेनिया के कंपैरिजन में। जैसे एपोपाइल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, प्रोसोपाइल मिलेगा। तो आगे हम समझते हैं कि ये सब क्या है। सिस्टम की बात करें तो इसका जो कैनाल सिस्टम है ये काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है पिछले वाले के कंपैरिजन में, यानी लिकोसेलेनिया के कंपैरिजन में। दिस सिस्टम इज़ जनरली रेफर्ड एज कैनाल सिस्टम और एक्वीफेरस सिस्टम। बॉडी वॉल हैज़ इसेंशियली द सेम सेलुलर लेयर, जो कि पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म से मिल के बनी होती है, जैसा कि पहले भी होता था, और बीच में एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसको आप क्या कहते हो, मेसेनकाइम कहते हो। इसी मेसेनकाइम में होते हैं वो आर्कियो साइड टाइप के, जिसको अमीबा के बहुत सारे मॉडिफिकेशन होंगे, सेल्स के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग आगे। ऑस्टिया, जो नॉर्मल बॉडी सरफेस पे आपको पोर देखने को मिल रहे थे, वो डर्मल पोर हैं या ऑस्टिया है। इनकरेंट कैनाल, जहाँ पे वाटर अंदर की ओर आएगा उसको बोलेंगे इनकरेंट कैनाल, ठीक है। दीज कैनाल्स आर invaginated folds of the body wall and are also called
inhalent canals. These are what? Inhalent canals. These communicate with outside through ostia but blindly at their inner ends. प्रोसोपाइल की बात करें, प्रोसो का मतलब होता है नियर, नज़दीक वाला, और पाइल का मतलब गेट। तो मॉडिफिकेशन में ऐसा गेट जो नज़दीक हो, जो पहले आता हो, उसको कहेंगे प्रोसोपाइल। रेडियल कैनाल्स की बात करें तो अंदर की ओर कुछ कैनाल बनते हैं जो रेडियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसको रेडियल कैनाल कहते हैं। ये सारे वर्ड अजीब लग रहे होंगे, लेकिन अभी जब हम अंदर का मॉडिफिकेशन वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इवेजिनेशंस ऑफ द बॉडी वॉल फॉर्म थिम्बल शेप्ड चैम्बर्स लाइंड बाय फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट्स। ये जो कोइनोसाइट से बने हुए चैम्बर्स होंगे, इन्हीं को आप रेडियल कैनाल्स कहोगे या फ्लैजेलेटेड कैनाल्स कहोगे। सो दीज आर व्हाट। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रेडियल कैनाल किससे बना होगा, तो वो बना होगा फ्लैजेलेटेड सेल से। यानी यहाँ जो स्पंजोसील होगा वहाँ पे कोइनोसाइट एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे रेडियल कैनाल जब स्पंजोसील में खुलता है तो वहाँ पे जो गेट होती है उसको एपोपाइल कहते हैं। एपो मीन्स अवे यानी दूर, और पाइल मतलब गेट। तो ऐसा गेट जिसमें क्या होगा कि रेडियल कैनाल कहाँ खुलेगा, रेडियल कैनाल स्पंजोसील में खुलेगा, उस वाले गेट को ही हम क्या कहते हैं, एपोपाइल कहते हैं। स्पंजोसील का बिल्कुल वैसा ही बनावट होता है, नाम है स्पंजोसील यानी स्पंज का कैविटी। और यहाँ ये ठीक बीचों बीच वाला पोर्शन होगा। ऑस्कुलम ऊपर माउथ लाइक पोर्शन जो होता है, जहाँ पे ऑस्कुलर पे कुछ स्पेशल क्या होंगे, स्पिंक्चर्स होंगे, और यही रेगुलेट करते हैं कि क्या बोलते हैं, वाटर करंट्स का फ्लो, आना और जाना। इज़ इट क्लियर? अब देखिए इस टीएस सेक्शन को अगर आप देख ले रहे हैं तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। ये बाहर की बॉडी है, ये एक्सटर्नल आउटसाइड की बॉडी है, ठीक है, और ये बीच में जो है ये स्पंजोसील की कैविटी है, ठीक है। ये ऊपर से कट किया गया है टीएस फॉर्म में, और अभी तक जो कैनाल बिल्कुल सीधा सीधा हुआ करता था उसमें क्या है, फोल्डिंग्स आ गई हैं, इस तरह की फोल्डिंग्स। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फोल्डिंग्स आर देयर। अब ये इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है, इसमें क्या हुआ कि ये जो बाहर की लेयर है ये तो पिनेकोसाइट की बनी ही है, लेकिन जो अंदर की लेयर है ये भी पिनेकोसाइट की बन गई। जबकि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर की लेयर कोइनोसाइट से बनी होती थी। ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कोइनोसाइट कहाँ चली गई भाई, अगर यहाँ पे है तो कोइनोसाइट की जो सेल है ना वो यहाँ पे आ गई। ये जो छोटे कैनाल्स, जो छोटे आपको कैविटीज़ दिख रही हैं, ये यहाँ पे आ गए हैं अपॉन कोइनोसाइट्स। तो ये एक बेसिक बनावट की डिफरेंस हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ना। तो आइए फिर अब इसको और अच्छे से समझते हैं, इसके सेलुलर स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है सेलुलर स्ट्रक्चर उसी का। तो बाहर का जो पोर होता था, जिसको कि आप डर्मल पोर कहते थे, ऑस्टियम, है ना, ये किससे बना हुआ है, मायोसाइट, जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं। मायोसाइट क्या होती हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होती हैं जो सिकुड़ सकती हैं, फैल सकती हैं, ठीक है। और ये ओपनिंग है, ठीक, ओस्टियम। अब जो ओस्टियम की ओपनिंग है ये अंदर जब जाती है तो इसको इनकरेंट कैनाल कहते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे अंदर की ओर आ रहा है। तो ऐसे ही फोल्डिंग से इनकरेंट कैनाल्स बनते हैं, ये समझ में आ रहा है। अब जब वाटर अंदर आता है तो यहाँ से स्पंज की बॉडी में इन कैनाल्स के थ्रू होते हुए अंदर की ओर मूव करता है, और ये जो कैनाल्स हैं छोटे छोटे, जहाँ से कि वाटर अंदर की ओर मूव कर रहा है, ये जो गेट है, इस गेट को क्या कहेंगे, प्रोसोपाइल। क्या कहेंगे भाई साहब, इसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल, यानी वो गेट जो नज़दीक है, ठीक है, इनकरेंट कैनाल के पास है, एकदम नज़दीक है, पहला गेट, फर्स्ट गेट आप कह सकते हैं। तो प्रोसोपाइल हो गए। प्रोसोपाइल से जब वाटर अंदर चला जाता है तो अंदर क्या है, एक रेडियल चैम्बर बना हुआ है। ये कैसा चैम्बर है, रेडियल। अब ये जो रेडियल चैम्बर है ये कैनाल सिस्टम बन रहा है, क्योंकि ये पानी को आगे की ओर बढ़ाता है पीछे से इकट्ठा करके,
है ना, पीछे से इकट्ठा करता है और आगे की ओर बढ़ाता है, यानी ये भी एक नहर बन गया, कैनाल सिस्टम बन गया। तो अब क्योंकि ये रेडियल स्ट्रक्चर है और कैनाल भी है, तो ये कैसा हो गया, इसको क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल। अब बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो रेडियल कैनाल है, यहाँ पे फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट्स हैं, यू कैन सी यहाँ पे क्या है, फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट्स प्रेजेंट हैं, और ये एंडुलेटिंग मूवमेंट करते रहते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से वाटर आगे की ओर बढ़ता रहता है। और बाहर की जो लेयर्स हैं, बहुत ध्यान से फिर से समझिए, बाहर की जो लेयर हैं, जो पोर है, वहाँ पे स्पेशल सेल्स मायोसाइट हैं, ठीक है, मॉडिफाई होके बन गई हैं वो। और इसके अलावा जो आउटर लाइनिंग है यहाँ पे जो बाहर प्रेजेंट है, ये क्या है, पिनेकोसाइट्स हैं। ठीक इसी तरह से जो स्पंजोसील यानी ये जो बीच में कैविटी है, यहाँ पे भी क्या है, ये जो लाइनिंग है ये किसकी है, पिनेकोसाइट की, पिनेकोडर्म है यहाँ पे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया बॉडी प्लान में, जो कि ल्यूकस सेलेनियस इसको बिल्कुल अलग बनाता है, स्काइफा को या साइकॉन को बिल्कुल अलग बनाता है। अब रेडियल कैनाल का जो वाटर है स्पंजोसील में पहुंचता है, तो यहाँ पे जब अंदर स्पंजोसील में पहुंचता है तो यहाँ फिर से एक छोटा सा गेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये है एपोपाइल। ये क्या है, ये है एपोपाइल। तो प्रोसोपाइल कहाँ है, जब बाहर से अंदर की ओर आता है, मतलब इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में वाटर आती है, तो यहाँ पे जो गेट है ये क्या है, ये है प्रोसोपाइल। और जब रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में जाती हैं और यहाँ पे जो गेट है, एपो का मतलब अवे यानी दूर वाला गेट, ठीक है। तो जब रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जा रहा है, स्पंजोसील में जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एपोपाइल। अब देखिए, बाहर वाली जो लेयर है यानी पिनेकोडर्म और अंदर वाली जो लेयर है कोइनोडर्म, इन दोनों के बीच में मेसेनकाइम है हमेशा की तरह, और इसी मेसेनकाइम में बहुत सारी अमीबोसाइट सेल्स हैं जिनका अलग अलग मॉडिफिकेशन हुआ है। और यहाँ पे स्पिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये पर्टिकुलरली ये फॉर्क शेप्ड यानी चिमटा या वाई शेप्ड में है, फॉर्क या वाई शेप्ड में। तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि ये ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर हैं जो मॉडिफाई होके बने हैं। और इसके अलावा मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स बहुत ही आसानी से आपको यहाँ खूब ढेर सारे अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक बॉडी प्लान समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, करंट ऑफ वाटर क्या है, बाहर से आएगा, डर्मल ओस्टियस होके अंदर आएगा, इन करंट कैनाल में सबसे पहले जाएगा, फिर प्रोसोपाइल से होते हुए रेडियल कैनाल में जाएगा, फिर रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा, स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील में पहुँचेगा किसके थ्रू, एपोपाइल्स के थ्रू। अब स्पंजोसील से फिर ये बाहर निकलेगा किसके थ्रू, कि फ्लो की स्पीड क्या होगी, 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड, 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड। इज़ इट क्लियर, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ अमीबोसाइट की बात करते हैं और उनके फंक्शन को भी समझ लेते हैं। तो बहुत तरह से मॉडिफाई हो जाता है अमीबोसाइट। जो पहला मॉडिफिकेशन है वो है आर्कियोसाइट में। आर्कियोसाइट आर अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक अमीबोसाइट्स, इज इट क्लियर, हैविंग blunt pseudopodia and large nucleus with conspicuous nucleolus. They can produce all type of cells, जिसकी भी आवश्यकता हो स्पंज में उस हर एक सेल को ये बनाने की क्षमता रखते हैं। Such cells are termed as totipotent. Totipotent का मतलब टोटल पोटेंशियल वाली सेल। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये स्टेम सेल की तरह हैं। हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि इनका फंक्शन वैसा ही है। भाई स्टेम सेल भी क्या होती हैं, टोटिपोटेंट होती हैं। तो 100 इसको स्टेम सेल तो नहीं कहेंगे, बस स्टेम सेल की ही तरह हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका स्पेशल नेम है आर्कियोसाइट्स, ठीक है। और नॉर्मली ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत रोल होता है, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू ये ओवा और स्पर्म को बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीजनरेशन में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन है अमीबोसाइट का कॉलेनसाइट्स में, ठीक है। कॉलेनसाइट क्या होते हैं कि मोस्ट ऑफ द अमीबोसाइट हैव ब्रांचिंग सूडोपोडिया एंड यूनाइटेड टू फॉर्म सिंकेशियल नेटवर्क। सिंकेशियल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि न्यूक्लियस बनने के बाद वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। सो दीज आर कॉल्ड कॉलेनसाइट्स।
क्रोमोसाइट्स नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमा है यानी कलर्ड होंगे, ठीक है, और लोबो सूडोपोडिया के साथ होंगे। थीसोसाइट, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है कि रिजर्व फूड मटेरियल के लिए जब मॉडिफिकेशन होती है अमीबोसाइट में तो उसको हम थीसोसाइट कहते हैं। और ये भी लोबोज सूडोपोडिया, देखिए सूडोपोडिया जरूर याद करिए कौन सा है, लोबोज है कि कैसा है ना। तो लोबोज सूडोपोडिया। थीसोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज सेल की तरह है, फूड को रिजर्व करता है। देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होता है मायोसाइट्स में। दीज आर फ्यूजिफॉर्म contractile muscle cells present around the ostia, oscula and other openings। जहाँ जहाँ ओपनिंग है वहाँ पे ये मायोसाइट्स प्रेजेंट होती, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती हैं, इसलिए साइज़ को रेगुलेट करती हैं, खुलती हैं मतलब फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हो सकता है स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स को बनाते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट क्या करेंगे, स्पिक्यूल्स को बनाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इनको फिर अलग अलग नाम से जान सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की अगर बात करें यानी लाइमी नेचर के होंगे तो इसको क्या कहेंगे, कैल्कोब्लास्ट। अगर सिलिका की बात करें, सिलिका टाइप के स्पिक्यूल्स बनाएंगे तो सिलिकोब्लास्ट। और या अगर स्पंजिन फाइबर से रिलेटेड हैं तो स्पंजियोब्लास्ट। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हो सकता है ग्लैंड सेल्स में। Gland cells are attached to the body surface by long strand and secrete slimes। तो ये चिपचिपा पदार्थ स्लाइम सिक्रेट करेंगे। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, भाई ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया, जर्म सेल की बात करें, ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे कि ओवा और स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। इज़ इट क्लियर। नीचे का जो फिगर है वो ये दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे कोइनोसाइट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है जिसको ये एनगल्फ करते हैं, फिर इसको फूड वैक्यूल में ले जाकर डाइजेस्ट करते हैं और फाइनली इसको क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के बाहर निकालते हैं। तो फूड को कैप्चर करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है और उसको डाइजेस्ट करने का काम फ़िलहाल कौन कर रहा है, कॉलर सेल्स कर रही हैं। इज़ इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन में यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्केरियस नेचर की होंगी, ठीक है, और लार्ज स्पिक्यूल्स होंगी। ये समझ में आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ दो तरह के तो आपको स्पिक्यूल्स एकदम फाइनली देखने को मिलते हैं। पहला है मोनोएक्सॉन और दूसरा है टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो हैं ये यूनी रेडिएट होती हैं। अब यूनी रेडिएट भी मोनोएक्टिनल और डायएक्टिनल हो सकती हैं, ठीक है, यूनी रेडिएट बाई रेडिएट डिपेंडिंग कि वो कैसे बनी हुई हैं। मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेट है, कर्व्ड भी हो सकती हैं, नीडल शेप की भी हो सकती हैं। एक तरफ ब्लंट एंड होगा, दूसरी तरफ शार्प एज होगा। स्ट्रक्चर आगे भी हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है टेट्राएक्सॉन। नाम से पता चल रहा है कि 4 इसके आर्म्स बनेंगे, एक्सॉन बनेंगे। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज टेट्राएक्टिन्स और टेट्रा रेडिएट स्ट्रक्चर्स। ईच कंसिस्ट ऑफ 4 रेज नॉट इन द सेम प्लेन। और ये चारों क्या होंगी, अलग अलग प्लेन पे प्रेजेंट होंगी, एक प्लेन पे ये चारों नहीं होंगे। बनावट आपको आगे देखने को मिलेगी। बाई लॉस ऑफ 1 रे ये ट्राई रेडिएट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ट्राई रेडिएट वाले बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, खासकर शुरू में, यानी ये जो कैल्केरियस स्पंजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 रे एंड एंगल में बी इक्वल और मे बी अनइक्वल। तो अगर अनइक्वल हुए तो वाई शेप्ड और टी शेप्ड बनाते हैं, है ना। अगर टी शेप्ड है तो भाई अनइक्वल एंगल है, वाई शेप्ड है तो नॉर्मली वो इक्वल एंगल बनाते हैं। दिस इज़ व्हाट द डेवलपमेंट। ये मोनोएक्सॉन डेवलपमेंट है, ये टेट्राएक्सॉन डेवलपमेंट है। आपको समझ में आ रहा है। मोनोएक्सॉन में आप देख रहे हैं ये यूनी रेडिएट है। यूनी रेडिएट भी 2 तरह के हैं, एक तरफ यहाँ पे ये ब्लंट एंड है, दूसरी तरफ शार्प है। और यहाँ दोनों ही तरफ यूनी रेडिएट है, लेकिन दोनों ही तरफ ये क्या है, शार्प हैं। इसके अलावा यूनी रेडिएट कैसा हो सकता है, रिकर्व्ड यानी सिग्मा नेचर का भी हो सकता है, ठीक।
और इनके डेवलपमेंट की स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, कैसे इस क्लोरोब्लास्ट में डेवलपमेंट होता है। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है, फिर दोनों दो अपोजिट पोल की ओर जाते हैं, स्पिक्यूल बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल को डेवलप करते हैं और एक मैच्योर मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल को बना देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, कैलकेरियस हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा डेवलपमेंट है टेट्राएक्सॉन का। तो आप देख रहे हैं इस डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। पहली है पिनेकोसाइट, ये जो आपको दिख रही है। दूसरी आपको बी, ये जो दिख रही है मायोसाइट है। देन सी इज़ व्हाट द पोरोसाइट एंड डी इज़ व्हाट थीसोसाइट। बाई फूड मटेरियल को रिजर्व करने वाले कौन हैं? ये थीसोसाइट हैं। तो डिफरेंट टाइप के आप सेल देख रहे हैं यहाँ पे। आई आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्पर्म का है। इसके अलावा जी स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये आर्कियोसाइट्स हो गए। दैन एच वाला कॉलेनसाइट हो गया, ये ओवम हो गया। अब ये तो कॉलर सेल है, इसके बारे में कुछ दिक्कत ही नहीं है। और ये ग्लैंड सेल्स हो गए। अब यहाँ पे ऊपर से कट कर दिया गया है, कट करके हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। किस स्ट्रक्चर को? ये जो बगल में बना हुआ है, और ये क्या है? कॉलर सेल्स हैं। कॉलर सेल्स को ऊपर से कट किया गया है यहाँ पे कॉलर के पास से, और उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि इसका जो फ्लैजला है ये कैसा है? 9+2 अरेंजमेंट के साथ है, जो अपने आप में एडवांस फ्लैजला होने का संदेश दे रहा है कि भाई मैं एडवांस हूँ, यानी मैं प्रिमिटिव स्ट्रक्चर नहीं हूँ। तो फ्लैजला के मामले में ये एडवांस है। इसके अगल बगल आप देख रहे हैं माइक्रोविलाई, प्रोटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स खूब ढेर सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पर्टिकुलरली इस सेल की बात कर लें, ये काफ़ी एडवांस तरीके से बना के दिखाने की कोशिश की गई है। कॉलर सेल्स के ऊपर यहाँ पे फ्लैजला बाहर निकलती हैं। यू कैन ऑब्जर्व दीज कॉलर्स। कॉलर्स के पास क्या हैं? कनेक्शंस प्रेजेंट हैं, और सब इस कनेक्शन में ये जो फ्लैजला अब नीचे आ रही है, यहाँ पे ब्लिफेरोप्लास्ट के पास आके अटैच हो रही है न्यूक्लियस के जस्ट पास में। ब्लिफेरोप्लास्ट के ऊपर बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो डिफरेंट कलर्ड में शो किए गए हैं यहाँ पे। अंदर एक खूब बड़ा सा साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है जो कि बहुत इजीली देखने को मिलता है, और इसके बेसल पार्ट पे कुछ पाँव के जैसे स्ट्रक्चर बने हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीक़ों से हो सकता है। एसेक्सुअल होगा, आपने देखा भी बर्ड बनते हुए। तो अब सेक्सुअल पे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी के अंदर होगा, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये बहुत ही एडवांस कैरेक्टर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो देखते हैं क्लीवेज कैसे शुरू होता है। फर्टिलाइज एग बिगिन्स इट्स डेवलपमेंट इन C2, है ना, यानी बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट शुरू करती हैं। दैट इज़ इन द मेसेनकाइम। कहाँ पे? मेसेनकाइम के अंदर ऑफ द मैटरनल बॉडी। ठीक है। इट अंडरगोज इक्वल एंड होलोब्लास्टिक, ये इनकी स्पेशल क्वालिटी है कि इक्वल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज ही करते हैं। शुरू के जो 3 डिवीज़न होंगे वर्टिकल होंगे, जिसकी वजह से 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। चौथा वाला जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा और अनइक्वल होगा। तो ये एकदम पॉइंट नोट कर लीजिए। शुरू के 3 कैसे होंगे? इक्वल डिवीज़न होंगे, और चौथा वाला वर्टिकल डिवीज़न होगा और अनइक्वल होगा, जिससे कि 16 ब्लास्टोमियर तो बनेंगे, लेकिन 8 छोटे और 8 बड़े। और इसकी वजह से ये 2 श्रेणियों में 2 टीयर्स में जाके अरेंज हो जाएंगे। जो 8 सेल्स होंगे जो कि लोअर टीयर में जाएंगे, वो क्या होंगे? वो मैक्रोमियर्स होंगे, बड़े साइज़ के होंगे। और जो बचे हुए 8 हैं वो क्या बनेंगे? वो माइक्रोमियर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? नाउ द मैक्रोमियर रिमेन अनडिवाइडेड फॉर द टाइम बीइंग बट बिकम समव्हाट राउंडेड। द माइक्रोमियर अंडरग्रो रैपिड माइटोसिस। माइक्रोमियर्स बहुत जल्दी रैपिड माइटोसिस करते हैं और फ्लैजेला को बियर करते हैं। ठीक है। कहाँ पे? ब्लास्टोसील कैविटी, यानी ब्लास्टुला स्टेज आते आते जितने भी माइक्रोमियर्स हैं उनमें फ्लैजेला आ गया। ये समझ में आ गया है। तो अब ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील का डेवलपमेंट हो चुका है। ये समझ में है। इस स्टेज को यहाँ पे 2 नाम लिखे साइंटिस्ट हैं, एक हैं ड्यूबॉस्क एंड दूसरे हैं टूजेट।
तो डिवॉस्क और ट्यूसेट कहते हैं कि ये जो स्टेज है जहाँ पे कि ऊपर फ्लैजला वाले माइक्रोमियर्स हैं, नीचे बड़े बड़े राउंड शेप मैक्रोमियर्स हैं, ये स्टोमोब्लास्टुला है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमोब्लास्टुला इज कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड माइक्रो, नीचे की ओर मैक्रोमियर्स होंगे। ठीक है। एम्फीब्लास्टुला, अब इसके बाद क्या आता है? स्टोमोब्लास्टुला के बाद लार्वा आती है, और यहाँ पे लार्वा कौन है? एम्फीब्लास्टुला है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द स्टोमोब्लास्टुला अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन विच टर्न्स इटसेल्फ इनटू अ माउथ, लाइक जैसे कि वॉल्वोक्स हो गया। अच्छा, माउथ से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लास्टोपोर का डेवलपमेंट किस में हो जाता है? तो ब्लास्टोपोर यहाँ माउथ में डेवलपमेंट कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए कि भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। नाउ द एम्ब्रियो इज़ नाउ कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। इन्वर्ट हो जाने के बाद ये क्या है? एम्फीब्लास्टुला। एम्फी का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ, बोथ, दोनों तरफ ब्लास्टो हैं, यानी जर्म लेयर्स हैं। कौन कौन सी? मैक्रो एंड माइक्रो। जो माइक्रो हैं वो फ्लैजेलेटेड हैं, जो माइक्रो हैं वो क्या हैं? वो फ्लैजेलेटेड हैं आधी साइड, और आधे वाले जो हैं उनमें फ्लैजेला नहीं है, लेकिन वो मैक्रो हैं, और वो दोनों ही क्या हैं? जर्म लेयर्स हैं। ठीक है। तो क्योंकि उस पूरे स्ट्रक्चर में, यानी ब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला के दो पूरे स्ट्रक्चर में दो टीयर्स हैं, और दोनों ही क्या हैं? जर्म लेयर्स हैं। ये समझ में आया? तो ये क्या हो गया? एम्फीब्लास्टुला हो गया। एम्फीब्लास्टुला थोड़ी देर स्विम करने के बाद गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, और एम्फीब्लास्टुला जब सेटल डाउन हो जाएगा स्विम करके में, अब रैपिड डिवीज़न होना शुरू होगा, और फिर बेस पे जो क्या बोलते हैं बेस वाला एरिया था, वहाँ पे वो जुड़ना शुरू हो जाएगा सूटेबल सबस्ट्रेटम से। द लार्वा नाउ रिजेंबल्स अ टिपिकल डबल वॉल्ड गैस्ट्रुला, और इसी से क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला फॉर्मेशन हो गया, एक ब्लास्टोपोर के साथ होगा। अब इसके बाद की डेवलपमेंट क्या होगी? इसके बाद की डेवलपमेंट पर्टिकुलरली फिर वो गैस्ट्रुला के बाद क्या बनेगा? ओलिन्थस स्टेज बनेगी। ओलिन्थस स्टेज के बाद एक मैच्योर क्या बोलते हैं? स्काइफा बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये फर्टिलाइज एग है जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं। फिर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लास्टोमियर्स हो रही हैं, इक्वल डिवीज़न हुई। तो कितनी बार इक्वल डिवीज़न हुई? 3 बार हुई। 3 बार इक्वल डिवीज़न होने के बाद 8 ब्लास्टोमियर्स बन गए। ठीक है। अब की बार ये अनइक्वल डिवीज़न करेगा, 16 ब्लास्टोमियर बनेंगे, 8 नीचे वाले बड़े होंगे और ऊपर वाले 8 छोटे होंगे, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। फिर धीरे धीरे ये ब्लास्टुला स्टेज का अर्ली स्टेज बनेगा, यानी शुरुआती दौर है ये। और मैक्रोमियर्स कहाँ हो गए? नीचे की ओर इकट्ठे होने शुरू हो रहे हैं, दीज आर अराउंड द माउथ। इसके बाद पर्टिकुलरली ये एम्फीब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अर्ली ब्लास्टुला वो कहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है? पर्टिकुलरली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? अब एम्फीब्लास्टुला। तो ये जो जी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही एम्फीब्लास्टुला स्टेज है। इसकी खास बात क्या है कि ऊपर की जो सेल्स हैं ये बहुत ही रैपिड डिवीज़न कर ली हैं, और इन्होंने क्या किया है? फ्लैजला को गेन कर लिया है। तो ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हो गए हैं। ऊपर की ओर भी जर्म लेयर है माइक्रो की, नीचे की ओर भी जर्म लेयर है मैक्रो। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रो है। ठीक इसी का टीएस यहाँ पे काट के दिखाया गया है कि ये कैसा है, बीच में ब्लास्टोसील भी है इसमें। सो दिस इज़ व्हाट पर्टिकुलरली एम्फीब्लास्टुला स्टेज। फिर इसके बाद इसमें क्या हो रहा है? इस स्ट्रक्चर में इन्वेजन हो रहा है। ये देखिए अंदर की ओर जा रहे हैं, है ना। और ऊपर की जो सेल्स थी, यानी अब ये जो सेल हैं ये क्या हो रही हैं? ये बाहर की लेयर को बना रही हैं, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैस्ट्रुला में। 2 लेयर की गैस्ट्रुला बनाती हैं। ठीक है, ये ब्लास्टोपोर है जहाँ से माउथ का डेवलपमेंट कर देंगे ये। इसके बाद गैस्ट्रुला डेवलप होता है ओलिन्थस स्टेज में, और इस तरह का स्टेज आपको पिछले यानी लेकोसेलेनिया में देखने को मिलता है। ये उनकी बॉडी की डिज़ाइन होती थी, लेकिन यहाँ पे ये फाइनल स्टेज नहीं होगा, अभी ये और मैच्योर होंगे। ओलिन्थस स्टेज अभी और मैच्योर होगा, और पर्टिकुलर इस स्टेज तक पहुँचेगा। ये हैं मैच्योर साइकॉन स्टेज। तो इस तरह से ये
क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल कंप्लीट होती है। अब आप कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकॉन एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर एक्सटर्नली इन वाटर, नहीं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। इंटरनली इन द स्पंजोसील, हाँ ये सही है ना, तो बी वाला सही हो गया। इसी तरह से ओलिन्थस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ, हाइड्रा में होगा नहीं, एस्टेरिस में होगा नहीं, एस्केरिस में होगा नहीं, किस में होगा, साइकॉन में होगा। द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकॉन इज एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। और इसके बाद तो इस पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, ये MCQs हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस स्पंज। आगे हम और भी ढेर सारी क्या होते हैं डिस्कशंस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।